नमस्कार, मैं अजय कुमार त्यागी। मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में 2024 के इलेक्शंस का रिजल्ट कल 4 जून 2024 को डिक्लेयर हुआ। इस इलेक्शन ने बहुत लोगों को आंखें खोलने का काम किया है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कई सालों से जो शब्द भाजपा, नदारद था, उनकी डिक्शनरी में नहीं था, वो शब्द कल मोदी जी ने भाजपा का उच्चारण 3 बार अपने संबोधन में कम से कम किया। उन्होंने एनडीए शब्द के उच्चारण भी किए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसे शब्द सुनने को कल की मोदी जी के भाषण में नहीं मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ये मत अब से नहीं, पहले से था कि जब जब किसी पार्टी से ऊपर होने की कोशिश की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या जागरूक व्यक्ति, नागरिक, उसके मस्तिष्क में ये बात नहीं पचती कि जो आदमी किसी पार्टी, की संगठन या किसी प्लेटफॉर्म से आकर किसी मुकाम पर पहुंचा है, अब वो अपना महिमा मंडन करने पर तुला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भारत में वोट विकास या फ्री राशन या बहुत सी सुविधाओं या देश के लिए अच्छे कार्यों पर नहीं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की गणना के आधार पर मिलता है। परिणाम देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे में भी अनुचित निर्णय लिए। किसी आम आदमी को भी वो निर्णय पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने अपने वीडियो में भी कई बार इस बात को कहा। जैसे उदाहरण के तौर पर हेमा मालिनी जीत चुकी है मथुरा सीट, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ हेमा मालिनी उस सीट के लिए उचित नहीं है। मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, उनका समर्थक है, इसलिए हेमा मालिनी को वोट मिलते हैं। अदरवाइज हेमा मालिनी वहाँ की नागरिक भी नहीं है, मुंबई में रहती है, उसका कोई लगाव गरीबी से, किसानों से नहीं है, वो दिखावे के लिए प्रचार करती है। इस बात को कौन नहीं जानता, लेकिन हर बार उसी को टिकट दिया जाता है। मेरठ में भले ही अरुण गोविल जी जीत चुके हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है वो निर्णय में अच्छा नहीं था। मेरठ एक बहुत इम्पोर्टेंट, गाजियाबाद मेरठ हापुड़ क्षेत्र बीजेपी का समर्थक रहा है। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं और वोट मतदाताओं का कोई भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया और एक पैराशूट कैंडिडेट बॉम्बे से वहाँ पे उतार दिया गया। वो जीत गया, ये अलग बात है, लेकिन मार्जिन कम होता जाता है और एक टाइम आएगा जब लोग इस बात से बहुत दुखी हो जाएंगे और वो बीजेपी से दूर हट जाएंगे। जो बीजेपी क्लेम करती थी कि हमारे राशन फ्री, मकानों की सुविधाएं, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं देने के बाद हमको बहुमत मिलेगा, हमको अपार वोट मिलेंगे, मत मिलेंगे उत्तर प्रदेश से, क्या हुआ? एक बच्चा भी जानता है वोटिंग पैटर्न क्या है। हुआ कुछ नहीं दोस्तों, हुआ सिर्फ ये है कि जो दलित वोट मायावती को या बसपा को वोट देता था, वो खिसक कर साइकिल पर चला गया और परिणाम क्या हुआ? बीजेपी को भारी नुकसान और समाजवादी पार्टी को भारी फायदा उत्तर प्रदेश में हुआ। ये खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को क्यों भुगतना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने काम तो अच्छे किए थे, राम मंदिर बनवाया था, 370 धारा खत्म की थी, विकास के कार्य भी किए थे, माफियाओं पर कंट्रोल भी किया था, लेकिन
सेंट्रल लीडरशिप की ईगोइज्म, उनका अहंकार और कैंडिडेट्स का चुनाव गलत तरीके से किया जाना, ये बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हुआ। और उन्होंने इस बात को ये नहीं सोचा, वो सिर्फ इस बात पर बैठे रहे कि पिछले चुनाव में गठबंधन हुए थे, एक टाइम था कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों एक साथ थे, तब भी हरा दिया गया था। तो इस बार तो बसपा अलग है, तो हम सो जाते हैं और जब आँख खुलेंगी तो 80 की 80 सीटें हमारी झोली में होंगी। बीजेपी ये सोचकर बैठी थी, उसको ये दिमाग नहीं था कि हर इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन या कोई भी बात वही होती रहेगी, ज़रूरी नहीं है। सभी मीडिया में सक्रिय हैं, मजदूर, किसान, फैक्ट्री में नौकरी करने वाले, आम आदमी सभी जागरूक हैं और ये समझते हैं। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मतदाता को हमेशा, खास तौर से मोदी और अमित शाह ने, मूर्ख माना है। मोदी और अमित शाह की खुद की ईगोइज्म, अहंकार ने योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे कार्यों पर भी पानी फेर दिया। मुझे बहुत दुख है, योगी जैसा मुख्यमंत्री, हालांकि ये चुनाव एमएलए का नहीं था लेकिन उनके राज्य में था, तो जाहिर है उन पर इसकी आँच पहुंचती है और दुख भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे लगता है ये चुनाव उनके लिए आँख खोलने वाला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर नीतियां हैं, पैट्रियोटिज्म, एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत और आरक्षण और न जाने कितनी छोटी मोटी बुराइयां जो दूसरी पार्टियां करती आ रही थी, उसी ट्रैप में फंसती चली गई। ओबीसी को इतना देंगे, उसको इतना देंगे, उसको इतना देंगे। उससे उलट कुछ अलग सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने काम नहीं किया। आपको याद होगा और आप देख भी सकते हैं, पूरे कहने के लिए पैन इंडिया पार्टी थी, मगर इलेक्शन की कमान सिर्फ अमित शाह और मोदी पूरे देश में घूमते थे। कहीं कहीं मजबूरीवश आदित्य जी को बुलाया जाता था, बाकी जो और नेता कहाँ स्टार प्रचारक की लिस्ट में नजर आए। मैं ज़्यादा बात न करते हुए सिर्फ उत्तर प्रदेश के या दिल्ली क्षेत्र के 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट किसी को भी पसंद नहीं आते, वो किस ग्राउंड पर बीजेपी ने टिकट दी है, किस ग्राउंड पर नेता, वो जीत भी चुके हैं, दोबारा भी जीत चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी मानी जाती थी, जिसमें बड़ी विचारधारा वाले लोग रहते थे, जो किसी को अपशब्द न कहकर अपने अच्छे तर्क देते थे, लिखित प्रमाण से बात बोलते थे, वो लोग सब नदारद हैं। कौन लोग हैं? मनोज वाजपेयी को टिकट दिया गया, दूसरी बार दिया गया, जीत भी गया। जीता तो वो बीजेपी मोदी के नाम पर, लेकिन वो उसका व्यक्तित्व जीरो है। वो नाचने गाने वाला उठा के रख दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के लिए या कोई लीडर होने के लिए दिल्ली में पढ़े लिखे आदमी या ज्ञानवान, ज्ञानविद या लोकल कार्यकर्ता कहाँ चले गए? निरहुआ क्या है? इनकी अश्लील गानों के डांसर हैं सभी। भोजपुरिया में एक रियोट्रिक बनाने के लिए उसको खड़ा किया, अब वो हार चुका है। रवि किशन, गोरखपुर इतनी इंपॉर्टेंट सीट जो बाबा जी की पाली हुई सीट थी, रवि किशन जैसा भांड उस पर खड़ा किया। वो जीत गया, पहले भी, अभी जीत गया, वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन क्या साइकोलॉजी है, क्यों ऐसे कैंडिडेट दिए जाते हैं? सेना के लोग, रिटायर्ड लोग, बहुत से पदों पर कार्यरत ईमानदार ऑफिसर्स, ईमानदार किसान, जमीन से जुड़े हुए लोग, गरीब ईमानदार लोग, अच्छी छवि रखने वाले राइटर्स, पोएट्स, इनको टिकट क्यों नहीं दिए जाते? तुम सोचते हो झूठ बोलकर, भांडों को टिकट दे देकर तुम हमेशा जीतते रहोगे?
बहुत दुख है इस बात का। सभी लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और पढ़े लिखे हैं, अपना विचार रखते हैं, वो बीजेपी से आज से नहीं, मैं बोलता आ रहा हूँ, बीजेपी जो खुश हो रही है मुझको इतने वोट मिले, 300 सीट मिली, ये मिली, उनका मतदाता रो रो कर दुखी होकर उनको वोट दे रहा है किसी कारणवश। और वो कब तक देगा? अभी भी उत्तर प्रदेश में उनके जो कोर वोटर था वो कम नहीं हुआ है, वो दुखी हो होकर रो रो कर वोट दिया है, लेकिन बीजेपी को दिया है। अमित शाह से एक बार पूछा गया था कि आप क्यों, पिछले इलेक्शंस की बात है, कि आप ऐसे दावा क्यों करते हैं कि आपको इतने वोट मिलेंगे, मेजोरिटी में आएंगे, क्या कारण है? तो उन्होंने गिनवाए थे कि 1 करोड़ लोगों को कलेक्शन दे चुका है, वोट कैसे अलग दे सकता है वो? 7 लाख को मकान मिल चुका है, वो वोट अलग कैसे दे सकते हैं? बीजेपी को देंगे। इतने लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल चुका है स्वास्थ्य रहने के लिए, वो वोट कैसे अलग दे सकते हैं? इतने लोगों को राशन फ्री मिलता है 80 करोड़ को, तो 80 करोड़ के 80 करोड़ वोट उनकी हो गई। कितना मूर्खतापूर्ण जवाब है इन सब सवालों का। उत्तर प्रदेश में क्या राशन नहीं मिलता? क्या वहाँ पर राशन तो बढ़ता है, फिर कनेक्शन नहीं है? वहाँ पर कनेक्शन तो है। इसलिए मैं कहता हूँ, विकास, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे कहने के लिए मुद्दे, बोलने के लिए मुद्दे होते हैं। भारतीय मतदाता शायद ही इन 2 मुद्दों पर वोट देता हो, और जो इस विचार के हैं भी, वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, मगर वो वोट डालने नहीं जाते। या तो वो जॉब पर रहते हैं, मजबूरी है उनकी, या फिर वो इसको ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि प्रजातंत्र में उनकी वोट किसी काम नहीं आती। वो देते हैं भारतीय जनता पार्टी या वो कोई और पार्टी उनके पक्ष की बनती भी है, लेकिन निर्णय सारे अन्य समाज के लिए लिए जाते हैं। अग्निवीर योजना के लोग भी, अग्निवीर योजना में जो सामान्य नागरिक है, जो संबंधित नहीं है इस भर्ती से, उस बात प्रक्रिया से, उन्होंने तो वो खिलाफ नहीं गए हैं। लेकिन जिनके बच्चे, जिन परिवारों के बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे थे, उन परिवारों ने, उन बच्चों ने खिलाफ वोट दिया है बीजेपी के। लेकिन बीजेपी में सबसे भारी जो कमी है वो ये है, बिना एक्सपर्ट्स की सलाह लिए, बिना कोई विचार लिए, वो बिना ग्राउंड रियलिटी जाने कुछ निर्णय ऐसे लेते हैं, उस पर अटक भी रहते हैं, जो उनको भारी नुकसान पहुंचाते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरा अब ये मानना है कि अब अमित शाह और मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो चले वो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट चले, और ये 2.5 आदमी की सरकार ना रहे। भगवान ने वैसे सही किया मेरे ख्याल से, तुमने अकल दिखाने के लिए कि 2.5 आदमी सरकार अब नहीं रहेगी, अब एनडीए वाले अपना बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। 2.5 आदमी कौन थे? अमित शाह, मोदी जी और आधे नड्डा जी, बस, इसके अलावा कोई नहीं। नड्डा जी भी कहने के लिए उन्हें बनाया गया था कि भाई ठीक है आधा काउंट कर लो, अदरवाइज तो 2 ही आदमी है, मोदी जी और अमित शाह जी। झूठ बोलने की पराकाष्ठा इतनी अधिक थी कि सामने वाले को यह माना गया कि इसमें दिमाग के अलावा सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए नहीं बोल रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, पेट्रोटिज्म पे और बहुत से मुद्दों पर, जिसको समृद्ध विकास बनाने के लिए योगदान पर। दूसरा, कांग्रेस की गलत नीतियों का जवाब था तो भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए लोग इसे लेकर आए। लेकिन मोदी जी इसको अपनी विशेषता समझने लगे। जो कार्यकर्ता वाजपेयी जी के टाइम में 2 सीट जीते थे, कार्यकर्ता गली गली लड़ता रहा, उस कार्यकर्ता की इज्जत न करते हुए मोदी समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ। आज परिणाम सामने है। मैंने एक बार बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी रेत के ढेर पर बैठी है।
ये जो 19 में जो इनको 303 ये करके 350 मिले थे, वो मिले तो थे, लेकिन उसके बाद ये सोचे हमेशा ऐसा होता रहेगा, इसलिए वो भी रेत का ढेर था, अब भी रेत का ढेर पे बैठी है, जब तक वो अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी। दूसरी तरफ मेरा ऐसा मानना है, एनडीए घटकों को इनको साथ लेकर चलना चाहिए। इन्होंने हर अनैतिक कार्य किया। महाराष्ट्र को इन्होंने जानबूझकर गर्त में डाला। यहाँ का एक पंचर लगाने वाला बेचारा मराठी खेती करने वाला किसान भी कहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म किया है। जो उनके वास्तविक घर में एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर अच्छा नहीं किया, संदेश अच्छा नहीं गया, इनकी छवि खराब हुई और असली शिवसेना को नकली शिवसेना बोला गया। मैं तो अगर बोलना चाहूँ तो पूरा दिन ये इनकी बातें खत्म नहीं होगी। महाराष्ट्र में पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री इसको मुख्यमंत्री बनाया गया था देवेंद्र फडणवीस को, वो आदमी नकारा साबित हुआ। नकारा था, स्मार्ट नहीं है, उसको लाइक नहीं करता, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन घूम फिर के उसी को। दूसरा, ये बात किसको पचेगी कि तुमने गवर्नमेंट तोड़ी, शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बनवाया, शिंदे साहब को बनना था तो खुद बनते थे। दूसरी बात, जो चीफ मिनिस्टर था आपका, उसको मुख्यमंत्री बनाकर मजबूर किया, उन्होंने मना किया था। ये उसमें तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? अलग हट के काम कर रहे हैं, अलग हट काम कर रहे हो आप। ये कल को मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाते हो दोबारा, कल को मोदी को तुम गृह मंत्री बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। यादव जी को तुम गृह मंत्री बनाओगे? कैसे बनाओगे? वो घर बैठेगा लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि एक हर पोस्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का एक नैतिक स्तर होता है। वो आदमी उस स्तर पर काम करने के बाद दोबारा से निचले स्तर पर काम कराना जाना, ये भी एक किसी को गवारा नहीं गुजरा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस तो उप मुख्यमंत्री लायक भी नहीं थे, मगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री था उसको उप मुख्यमंत्री के लिए क्यों प्रेशर डाला गया। भारतीय जनता पार्टी को सीसीए, यूसीसी वगैरह पे काम करते रहना चाहिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है काम जारी रहेगा। और जो पर्सनल लॉ वगैरह हैं, जो भारत की धरती के नियम में से टकराते हैं, उन संस्कृति कल्चर से विरोधाभास में रहते हैं, उन कानूनों को खत्म करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है हम भारतीय संस्कृति कल्चर, इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पर कोई काम नहीं किया। अभी भी एक लड़की निकल जाए 18 साल होने के बाद, उसकी कहीं भी शादी कर ले, ये बकबक करते हैं रोड पे। कानून क्या बनाया? कानून तो कुछ भी नहीं है। वही है, सारी सरकार, पुलिस, डीएसपी उसके पास खड़े रहते हैं कि इनकी जानो खतरा है और हम रक्षा करेंगे, इनके भाई और पिता चाचा को अरेस्ट करेंगे अगर कुछ हुआ तो धरातल पर तो कुछ नहीं था, सड़क पर बहुत कुछ था। इस तरह विरोधाभास, लिविंग इन पर भी कोई इनसे कानून नहीं बना। भारतीय कल्चर, जब मैं भारतीय कल्चर की बात करता हूँ, इसमें हर व्यक्ति आता है जो भारत में रहता है। हमारे मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, भले उन्होंने धर्म दूसरे अपना लिए हैं, लेकिन वो भी भारत की कुछ ट्रेडिशंस, परंपराओं को निभाते आ रहे हैं। उनको अलग ना माना जाए, वो भी एक देश के हिस्सा है, मजबूत कड़ी हैं। जब डिबेट होती है, डिबेट किसी बात पे करो, भाग के उसको लेके जाएंगे राम मंदिर पे। अरे राम मंदिर की जब बात चलेगी, कोई पॉइंट आएगा, आप डिस्कस करो। लोग जानते हैं आपने योगदान दिया है। भगवान राम का जो कांग्रेस में है वो भी आदर करते हैं वो, लेकिन तुम हमेशा ये कहना कि कुछ जाना, तुम जो मेन मुद्दे हैं उन पर भी बात करना। मैं लिख के देता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और मजदूरों के खेतों में जो नुकसान होता है बिजारों और आवारा पशुओं द्वारा, रात को किसान उत्तर प्रदेश में रखाने जाते हैं तब भी रखने में नहीं आते, जाड़े में जाते हैं, पाले में घर में नहीं सो पा रहा आदमी, लेकिन दुखी होकर फिर भी वो वोट बीजेपी को दे रहा है।
उसकी भी एक सहने की क्षमता है, लिमिट है। मुझे लगता है अगले इलेक्शन में वो ख़त्म हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कदम आवारा पशुओं के नियंत्रण पर नहीं लगाया। झूठे नारे और अपनी प्रशंसा खुद करना, ये किसी को नहीं पछता है। अब बात आती है, क्या योगी जी के शासन में उनकी कार्यशैली पर ये हार है? बिल्कुल नहीं। योगी जी की कार्यशैली पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। योगी जी सबकी नज़र में, उनके विरोधियों की नज़र में भी ईमानदार और साहसी और माफियाओं गुंडों को सबक सिखाने वाला मुख्यमंत्री साबित हुआ है। ये जो आउटब्रेक, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, मोदी जी के छवि के ऊपर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इसके जिम्मेदार अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तीसरा व्यक्ति कोई इसमें जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल और कर्नाटक को भी संभाल लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा आशंका थी, वहाँ जा सकती थी दूर, लेकिन बंगाल में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इनमें इनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब समय आ गया है जब अहंकार युक्त भाषण ना देकर एक सभी को साथ लेकर और एक भारतीय जनता पार्टी के नाम सरकार चलाने का वक्त आ गया है। ना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है मैंने नहीं, हमने। मैंने ये वीडियो दुखी होकर बनाया है। क्यों? जो एक और बात चलते चलते, जो कोई भी इस बात को संज्ञान में ले रहा, इलेक्शंस थे, सभी उम्मीद करते थे कि सब इसमें भाग लेंगे, अपील करते सभी लीडर्स, लेकिन मुझे बहुत दुख है, वोटिंग लिस्ट अपडेट नहीं की गई, नए वोटर्स वोट डालने नहीं जागरूक नहीं किया गया, और जो लोग 30-40 साल से वोट डालते आ रहे, वोटर्स नाम था, उनका वोट कटा मिला। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा है, जिसे कैडर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, बहुत बड़ा तमाचा है, जिसे मशीनरी के ऊपर या फिर गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस बोलते हैं। ये खाक गुड गवर्नेंस है। सिटीजन का वो नागरिक, वो हक, बूथ पे गए लोग और वोट लिस्ट में नाम नहीं था, कौन जिम्मेदार है? उधर से तुम अपील करते हो जाओ। तीसरा पॉइंट, ये इलेक्शंस हुआ है जब इतनी बेहद गर्मी थी। बूढ़े लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार व्यक्ति, जब एक स्वस्थ व्यक्ति, जवान व्यक्ति को गर्मी खा जा रही थी, उन्होंने अपनी जान खेलकर इलेक्शन में भाग लिया, और जो नहीं ले पाए वो घर रहे। इस लोकतंत्र में 50% ज़्यादा लोग घर रहने का मतलब क्या? लोकतंत्र 50% फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन की बेहद असहनशीलता या असंवेदनशीलता और पॉलिटिकल पार्टियों में दिमाग की कमी, वोटर का अंधा होना सब में शामिल है। किसी ने क्यों नहीं कहा, नवंबर एक ऐसा महीना है जब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है, फसल कटने का नहीं रहता है इतना। मार्च में फसल कटती है, लोग बिजी रहते हैं, या पूरे देश में परीक्षाएं होती हैं, तो नवंबर इतना बड़ा महीना, उसके अंदर कहीं भी इलेक्शंस होने चाहिए। क्या बिजली गिर जाती? अगर ये सरकार नवंबर में पहले इलेक्शन करा देती, या तो 6 महीने पहले, या फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाते, तो लोग वोट डालने जा सकते थे। जब गर्मियों की छुट्टी न्यायालय की होती हैं, चीफ जस्टिस भी छुट्टी पर रहते हैं, जस्टिस भी छुट्टी पर रहते हैं, एडवोकेट छुट्टी पर रहते हैं, क्योंकि गर्मी है। स्कूल पूरे भारत के बंद रहते हैं, क्यों? गर्मी है। तो इलेक्शंस गर्मी में क्यों कराएंगे? इलेक्शंस होने चाहिए जब लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर 30 के ऊपर ना हो और मिनिमम 15 के नीचे ना हो। 15 और 30 के बीच में ही इलेक्शंस होने चाहिए। ये डिग्री बांधना चाहिए आगे से।
कोई ऑफर नहीं आती 5 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, 5 महीने पहले हो जाओ। ये इलेक्शन नवंबर में होने थे, जो इलेक्शन इन्होंने मई में कराए हैं। लोग दलील देते हैं मई में भंग हुई थी तो मई में ही बनेगी। क्यों बनेगी? कौन किसका भगवान बोल के गया? ये सब संविधान, ये सब डिसीजंस आदमियों के लिए हुए हैं। सरकार है, डिसीजन लो जो गुड अच्छे डिसीजंस हैं, लोग प्रशंसा करेंगे, लोग ज़्यादा वोट डालने आएंगे। मौसम का बहुत फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ मेरे मन में उद्गार थे जो मैंने आपको प्रस्तुत किए। जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।